हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दिस इज मी अंकुर जावला एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दैट इज बिंदास एजुकेटर। जी हाँ बच्चों, हम जो एजुकेशन जो पढ़ेंगे हम बिल्कुल बिंदास स्टाइल में पढ़ेंगे। और हम आज जो पढ़ने वाले वो होगा फिजिक्स का टॉपिक। और बच्चों, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं आप सब में से जिन्हें या तो फिजिक्स से डर लगता है या जिन्हें बहुत अच्छा लगता है। मिडिल कोई भी पोजीशन बीच में पॉसिबल ही नहीं है। या तो किसी को फिजिक्स अच्छा लगेगा या गंदा लगेगा। तो मैं कुछ ऐसे कंसेप्ट्स के साथ फिजिक्स डील करने वाला हूँ। पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे मोशन, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख के क्लिक किया। इस मोशन चैप्टर को हम इस तरीके से डील करेंगे कि हमें मिनिमम से मिनिमम चीज़ों को याद रखने की रिक्वायरमेंट होगी। सारी चीज़ एप्लीकेशन बेसिस होंगी, हम हर चीज़ को अप्लाई करेंगे और बहुत ही बेसिक से कॉमन सेंस से। जी हाँ, कॉमन सेंस, क्योंकि फिजिक्स को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका कॉमन सेंस। दिमाग थोड़ा सा चाहिए जो हर किसी के पास होता है। और वो कॉमन सेंस कैसे सोचना है, किस हिसाब से कैसे अप्लाई करना है, दैट आई विल टेल यू। सो जस्ट बी बिंदास एंड लेट्स कंटिन्यू टू आवर चैप्टर एंड दैट इज मोशन। लेट्स बिगिन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर मोशन। चैप्टर का नाम है मोशन। ये कोई लूज मोशन नहीं है या फिर कोई इमोशन नहीं है, दिस इज ओनली मोशन। तो बच्चों, मोशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि मोशन एक्चुअल में है क्या। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मोशन। यानी कि मोशन एक्चुअल में है क्या, दिस इज मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें कि ये कोई कार है और ये कार किसी सड़क पर चल रही है। ठीक है बच्चों, ये कार है, ये किसी सड़क पर चल रही है यानी कि मूव कर रही है, हेंस दिस कार इज इन मोशन। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कोई एक बर्ड है। पुराने ज़माने में आप बर्ड ऐसे करके बनाते थे, ठीक है, या फिर ऐसे करके बनाते थे। तो ये जो बर्ड्स हैं, दिस बर्ड्स आर फ्लाइंग, दैट मीन्स दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन। वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं उड़ के, दे आर फ्लाइंग, हेंस दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मोशन। अगर हम बच्चों बात करें कि ये कोई वाटर है, मान लीजिए दिस इज वाटर और वाटर के अंदर कोई फिश है। वाटर के अंदर कोई फिश है एंड दिस फिश इज स्विमिंग, यानी कि ये भी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। यहाँ से इधर जा रही है या उधर जा रही है, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, जहाँ भी जा रही है, हेंस दिस फिश इज ऑल्सो इन मोशन। बच्चों, वैसे तो इंसान जब बैठा होता है चेयर पे, मान लो फॉर एग्जाम्पल यू आर सीइंग दिस वीडियो एंड ड्यूरिंग दिस वीडियो यू आर होल्डिंग योर फोन इन योर हैंड, तो अपेरेंटली आपको ऐसा लगेगा कि यू आर इन रेस्ट। बच्चों, आप तो रेस्ट में है, लेकिन आपका ब्लड, योर ब्लड इन वेन्स, योर ब्लड इन वेन्स एंड आर्टरीज, वेन्स एंड आर्टरीज में जो आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, दैट ब्लड इज इन मोशन, क्योंकि वो मूव कर रहा है और उसको हार्ट पंप कर रहा है, हेंस दैट ब्लड इज मूविंग, दैट मीन्स दैट इज इन मोशन। बच्चों, ऑल स्टार, प्लैनेट्स, एवरीथिंग एवरीथिंग इज इन मोशन। और अगर बच्चों हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के बारे में, अगर अर्थ के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। अर्थ जो होती है, मान लीजिए ये अर्थ है, दिस इज अर्थ। ये मान लीजिए सन है, सन का साइज मैंने छोटा बना दिया, ऑल्दो सन बड़ा होता है, अर्थ छोटी होती है। दिस अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, दिस अर्थ इज ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में पूरा बड़ा सा चक्कर बनाएगी एंड दिस अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। तो ये अर्थ भी क्या कर रही है, अर्थ भी मूव कर रही है, ऐसे गोल गोल घूमेगी, तो दिस अर्थ इज इन मोशन। तो एक टाइप का मोशन ये होता है और दूसरे टाइप का मोशन ये होता है। मान लीजिए दिस इज एक्सिस ऑफ द अर्थ और इस एक्सिस पे भी अर्थ रोटेट कर रही होती है, जिससे डे और नाइट बनते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। यानी कि अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो उस वाले मूवमेंट को भी हम क्या बोलेंगे, अर्थ का मोशन। ठीक है बच्चों, अब जब ये अर्थ ऐसे घूमती है, यानी कि इसको अपनी सरकमफेरेंस, यानी कि अर्थ की जो पूरी गोलाई है उसका एक चक्कर पूरा करने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं। और अगर अर्थ की सरकमफेरेंस और इन 24 आवर्स को हम डिड्यूस करके हमें ये पता चलता है कि हम एक सेकंड में 31 किलोमीटर घूम चुके होते हैं। दैट मीन्स अगर आप रूम में लेटे हुए हो और सो रहे हो तो अर्थ के साथ साथ वो आपको पता नहीं चलता। और क्यों पता नहीं चलता, क्योंकि हम रेफरेंस पॉइंट अर्थ को मानते हैं। रेफरेंस पॉइंट अगर अर्थ को मानेंगे तो अर्थ के ऊपर कोई भी चीज होगी उसे अपनी वेलोसिटी नहीं दिखती। ठीक है बच्चों, ये अभी जब रेफरेंस पॉइंट हम डिस्कस करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि एक सेकंड में हम 31 किलोमीटर घूम रहे हैं। दूसरी चीज बच्चों ये होती है कि साइंस में जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ तो हम मानते हैं कि एक बिग बैंग थ्योरी थी, यानी कि कहीं पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ और उससे जो डस्ट पार्टिकल निकले, उनके क्लस्टर्स बने, वो एक जगह जुड़ते चले गए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। अब अगर स्टार्स और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ तो इस एक्सप्लोजन की वजह से जब एक्सप्लोड होती है चीजें तो वो दूर दूर मूव करती है। तो ऐसा माना जाता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है, इट इज एक्सपैंडिंग। ठीक है, एक्सपैंड कर रहा है, यानी कि हम इस अर्थ के साथ साथ, सन के साथ साथ अपनी पूरी गैलेक्सी के साथ स्पेस में कहीं उड़े जा रहे हैं। आवर स्पेस इज ऑल्सो मूविंग।
लेकिन वो मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देता बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ इट। तो बच्चों जैसे कि आप देखो कि अगर हम आपको किसी ट्रेन में बैठा दे, ट्रेन में बैठा के ट्रेन किसी स्पीड पे चल रही हो, ठीक है, तो उस स्पीड में चल रही हो और सारी खिड़की दरवाजे सब बंद कर दें, या फिर किसी अनजान आदमी को जिसको ट्रेन कभी जिसने देखी नहीं है उसके अंदर बैठा के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दें और उसको बोले कि बताओ तुम ट्रेन चल रही है बंद हो रही है, तो हल्का हल्का हिलता रहेगा, कुछ ऐसा होता रहेगा, वो ये कह सकता है कि ये डब्बा हिल रहा है, ठीक है, तो उसको ये पता नहीं चलता कि दैट यू आर इन मोशन और कितनी स्पीड से मूव कर रही है ट्रेन, ये उसको पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब वो भी एक मोशन होती है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो हमें रेस्ट में दिखती है बट अपेरेंटली वो मोशन में होती है। तो इसका मतलब मोशन जो होता है वो मूवमेंट होती है, और वो मूवमेंट हमें दिखे या ना दिखे, लेकिन कई बार ना दिखने वाली चीजों में भी मोशन होता है, और वो हम आगे प्रूव करेंगे कि कैसे। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं जिस रेफरेंस पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो एक बार हम बात कर लेते हैं रेफरेंस पॉइंट के बारे में। रेफरेंस पॉइंट बच्चों, ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? देखिए अभी बता देते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। बच्चों ये वो होता है जिससे जहां पर भी हम खड़े होकर किसी चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, वो होता है रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि हमारे पास दो कारें, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास ये दो कार्स हैं, वी हैव टू कार्स। मान लीजिए दिस इज कार नंबर 1 एंड दिस इज कार नंबर 2। तो बच्चों रेफरेंस पॉइंट मतलब रेफरेंस पॉइंट वो होता है जहां पर हम किसी चीज को लेके देखते हैं। तो अगर हम कार 1 के अंदर बैठ के कार 2 को देखें, मान लीजिए पहले ये मान लेते हैं कि कार 1 जो है ये ऊपर की साइड जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, जबकि ये जो कार 2 है उसकी वेलोसिटी 0 है, यानी कि ये खड़ा हुआ है। अब ध्यान से समझना, अगर कार 1 के अंदर कोई इंसान बैठा होगा, अगर कार 1 के अंदर कोई इंसान बैठा होगा, तो जब वो खिड़की से बाहर झांक के देखेगा तो उसे क्या दिखाई देगा? उसे ये दिखाई देगा कि कार 2 जो है अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन हु इज इन कार 1, उसे लगेगा कि कार 2 जो है, कार 2 वो पीछे जा रही है, यानी कि नीचे जा रही है, पीछे जा रही है, और कितनी वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकंड से। जो उसकी खुद की वेलोसिटी थी उस वेलोसिटी से उसको वो पीछे जाता हुआ दिखता है। बच्चों आपने ऑब्जर्व किया होगा जनरली जब हम ट्रेन जो है वो स्टेशन से चलना स्टार्ट होती है, तो ट्रेन पे अगर स्टेशन पे अगर कोई आदमी खड़ा है और जैसे ट्रेन चलना स्टार्ट होती है तो विंडो के थ्रू हमें ऐसा लगता है कि ट्रेन आगे नहीं जा रही बल्कि वो स्टेशन पीछे जा रहा है, यानी कि ट्रेन के नीचे से अर्थ मूव कर रही है, ट्रेन खड़ी हुई है, अर्थ मूव कर रही है जल्दी जल्दी, ठीक है, ऐसा परसेप्शन आता है। तो सिमिलरली जो इस कार 1 में कोई इंसान था वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रही थी, यानी कि आगे जा रही थी, तो उसमें बैठे हुए इंसान को क्या लग रहा था कि ये कार 2 वाला जो है ये पीछे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब अगर मैं मान लूं यहां पर एक कार 3 है, दिस इज कार 3, ये थर्ड कार है और ये मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, तो अगर ये 20 मीटर पर सेकंड वाला कार 1 को देखेगा तो इसे क्या लगेगा? देखो बच्चों, हमेशा जो भी इंसान होगा यानी कि ऑब्जर्वर, और उस ऑब्जर्वर को हम नाम देते हैं कलवा, ठीक है। तो बच्चों एक कलवा क्या है? ये कलवा जो है ये मानव है, मानव मतलब ये इंसान है, मानव मतलब इंसान। और बच्चों इंसान को कभी अपनी गलती फील नहीं होती, कभी भी अपने आप को गलत नहीं लगता, उसे लगता है कि मैं सही हूं बाकी सामने वाला गलत है। इसी तरीके से जिस तरीके से इंसान को अपनी गलती नहीं दिखती, ऐसे ही कलवे को अपनी वेलोसिटी नहीं दिखती, ठीक है, और वो अपनी वेलोसिटी दूसरी किसी चीज में उल्टी करके डाल देता है और फिर उसको ऑब्जर्व करता है। तो मान लीजिए देखो जैसे इस वाले ऑब्जर्वर ने किया, तो अगर हमने कार 1 में जब कलवे को बैठाया तो कलवे ने क्या ऑब्जर्व किया? कलवा ये बोला, इसने अपनी जो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, ये 10 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी कार 2 में उल्टी करके इंजेक्ट कर दी, तो इसे ये लगा कि इसको खुद ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा था, लेकिन इसको ये ऑब्जर्व हुआ कि कार 2 10 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रही है। सिमिलरली जब हमने कलवे को कार 3 में बैठाया तो कार 1 के बारे में क्या बोलेगा? वो अपनी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड उल्टा करके इंजेक्ट करेगा, यानी कि 20 इधर थी और 10 मीटर ऊपर थी, तो 20 में से 10 जाके नेट ओवरऑल इफेक्ट आ जाएगा नीचे 10 मीटर पर सेकंड। तो इस कलवे को ये लगेगा कि ये कार आगे नहीं जा रही है, ये 10 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रही है, बल्कि कार तो आगे जा रही थी। तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि ये जो ऑब्जर्वर होगा, ये जो ऑब्जर्व करने वाला यानी कि हमारा कलवा होगा, ये कलवा हमें आंसर बताएगा, और ये डिपेंड करेगा कि कलवा कहां से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा है। तो जनरली रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। जब कलवा कार 1 में था तो यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट था, क्योंकि हमने कार 1 के रेफरेंस में कार 2 के बारे में बात की। जब ये कार 3 में कलवा पहुंच गया और कार 1 के बारे में बता रहा है, तो यानी कि रेफरेंस पॉइंट हमारा कार 3 में बैठा हुआ कलवा हो गया, यानी कि कार 3।
सिमिलरली अगर कार 3 में बैठा हुआ कलवा कार 2 को देखता है तो अपनी वेलोसिटी जो 20 मीटर पर सेकंड थी उसको उल्टा करके घुसेड़ के देखेगा, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड उल्टी डाल देगा। तो इसको क्या लगेगा, इसको ये लगेगा कि ये जो कार 2 है ये एक्चुअल में खड़ी नहीं है, ये 20 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रही है। तो ऐसा ऑब्जर्व होगा। ठीक है बच्चों, तो ये रेफरेंस पॉइंट का सारा खेल है कि हम कहां से रेफरेंस पॉइंट यानी कि कहां से हम किसी चीज को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसी तरीके से हमें वो चीज दिखाई देती है। ठीक है, तो बच्चों ये बात याद रख लेना कि अगर कलवा है, कलवा यानी कि मानव यानी कि इंसान कभी भी अपनी खुद की वेलोसिटी नहीं देख पाता, ये हमेशा अपनी वेलोसिटी दूसरी चीज में उल्टा करके घुसेड़ देता है और तब देखता है। ठीक है, और इसीलिए जब कलवा कार 1 में था, कार 2 को उसने देखा तो एक्चुअल में तो वो खुद आगे जा रहा था, लेकिन उसको कार 2 पीछे जाते हुए प्रतीत हो रही थी, यानी कि उसको लग रहा था कि ये जो कार है वो उल्टी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक और अच्छा सा एग्जाम्पल देके मैं रेफरेंस पॉइंट के बारे में समझा देता हूं। मान लो बच्चों एक बस है, दिस इज अ बस। ठीक है बच्चों, ये मान लो एक बस है और ये बस सड़क पर जा रही है, दिस इज अ बस मूविंग इन द सड़क, और इस बस के अंदर देयर इज अ गर्ल। ठीक है, उसके अंदर एक लड़की है और बस मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, हमने ये अज्यूम कर लिया। अगर ये बस 75 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रही है और फिर हमने नीचे से अब जब ये बस रोड पे मूव कर रही थी तो उसी टाइम पे एक बाइक वाले भैया भी आ गए, एक बाइक वाले भैया आ गए और वो अपनी बाइक लेके जब जा रहे थे, ये अपनी बाइक लेके बाइक वाले भैया जब जा रहे थे तो बाइक वाले भैया जो है वो चला रहे थे 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर, 80 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, 80 किलोमीटर पर आवर से एक बाइक वाले भैया जा रहे थे। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअल में बाइक वाले भैया कितनी तेज जा रहे हैं, 80 किलोमीटर पर आवर, और ये बस ऑलरेडी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 75 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बस के अंदर जो लड़की है तो वो क्या करेगी, इस अगर बाइक वाले को देखेगी तो उसे कैसा दिखाई देगा, मानो बताओ। ये लड़की क्या करेगी, ये अपनी वेलोसिटी जो बस की थी 75 किलोमीटर पर आवर, ये उल्टी करके इंजेक्ट कर देगी इसके अंदर, यानी कि इसने 75 मीटर पर सेकंड उल्टा करके इंजेक्ट कर दिया। तो उसे एक्चुअल में क्या दिखेगा, उसे ये लगेगा कि रियल में तो ये बाइक वाला किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर लड़की ने अपनी वेलोसिटी उल्टी करके इंजेक्ट करके और ओवरऑल क्या दिखाई देगा बताओ, उसको ऐसा लगेगा कि 5 किलोमीटर पर आवर से ये बाइक वाला मूव कर रहा है, यानी कि इतनी सडी सी स्पीड। और बच्चा आपने देखा भी होगा कब जब बहुत तेज दो गाड़ियां होती हैं, मान लो आप किसी बहुत तेज गाड़ी में मूव कर रहे हैं और कोई दूसरी कार आपको ओवरटेक करती है तो आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत धीरे धीरे जा रही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मान लो आप 80 की स्पीड पे, वो 90 की स्पीड पे होती है, लेकिन आपको खुद की वेलोसिटी नहीं दिखती, आप दोनों का डिफरेंस लगाते हो, अपनी वेलोसिटी उल्टी करके डाल के तब आप ऑब्जर्व करते हो। सिमिलरली इस दीदी ने किया और दीदी ने बोला छी 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 कैसा लड़का है, सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। बच्चों उसी वक्त जब थोड़ी देर आगे जाने के बाद एक जॉगिंग करते हुए अंकल आ जाते हैं, एक जॉगिंग करते हुए अंकल हम मान लेते हैं, एक जॉगिंग करते हुए अंकल। ठीक है बच्चों, और ये जॉगिंग करते हुए अंकल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं जॉगिंग वाले अंकल। तो बच्चों अगर ये लड़की इस अंकल को देखेगी तो वो क्या ऑब्जर्व करेगी बताओ, वो अपनी वेलोसिटी उल्टी करके इंजेक्ट कर देगी, यानी कि अपनी वेलोसिटी उसकी इधर थी आगे, तो यानी कि उल्टी करके जब इंजेक्ट करेगी तो 75 किलोमीटर पर आवर और डाल देगी और टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ, 77 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बच्चों इतनी वेलोसिटी, तो वो लड़की कहेगी आइला अंकल तो बड़े फास्ट जा रहे हैं, सुपर फास्ट अंकल। तो बताओ ये लड़की किससे इंप्रेस हुई, अंकल से या इस बाइक वाले भैया से? ऑब्वियसली अंकल से, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि ये अंकल बहुत तेज जा रहे हैं, बल्कि वो जो बाइक वाले भैया थे वो सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे। तो बच्चों ये तब हुआ जब ये लड़की बस में थी और हमने इसको रेफरेंस पॉइंट माना। जब हमने इसको रेफरेंस पॉइंट माना तो इसके हिसाब से एक्चुअल में ये बाइक वाला आगे जा रहा था 5 किलोमीटर पर आवर से, ये अंकल पीछे जा रहे हैं 77 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो बच्चों अगर हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, यानी कि बस मूवमेंट में अगर हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। और बहुत ज्यादा दिक्कत क्यों होगी, क्योंकि वो गलत चीजें ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इसीलिए हम कुछ ऐसा सिलेक्ट करते हैं जो स्टेशनरी हो, यानी कि रुका हुआ हो। इसलिए हमने सड़क पे खड़े हुए हमने क्या किया, हमने कल्लू को बुलाया और कल्लू को बोला कि भैया कल्लू आप एक काम करो, ये कल्लुआ था, हमने बोला कल्लू आप सड़क पे खड़े रहो और सड़क पे खड़े होकर ऑब्जर्व करके बताओ कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो कल्लुआ सड़क पे खड़ा है, उसे सब कुछ एग्जैक्ट दिखाई देगा, यानी कि अर्थ जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, अर्थ, क्योंकि अर्थ को हम क्या मानते हैं, स्टेशनरी। अर्थ हमारी स्टेशनरी है जब तक हम अर्थ पे खड़े हैं।
तो अर्थ स्टेशनरी है, यानी कि हम इसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। और अगर अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, अगर हमने कलवे को अर्थ पे खड़ा कर दिया, तो हमारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। अब इसको बस किस स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी? 75 किलोमीटर पर आवर। इसको ये अंकल की स्पीड से जाते हुए दिखाई देंगे, इसको ये अंकल उसकी तरफ आते हुए दिखाई देंगे 2 किलोमीटर पर आवर से। और ये बाइक वाले भैया इस कलवे को कितनी स्पीड से दिखाई देंगे? ये कलवा जो है बाइक वाले भैया की स्पीड देख के बताएगा कि बाइक वाले भैया तो बड़े तेज जा रहे हैं, 80 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस अर्थ पर खड़े हुए कलवे ने सारे आंसर सही दिए। तो इसका मतलब अगर हमें किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है तो हम हमेशा रेफरेंस पॉइंट कहाँ मानेंगे? हम हमेशा रेफरेंस पॉइंट मानेंगे अर्थ पर, कि अर्थ पर खड़ा हुआ कलवा जो आंसर बताएगा वो हम बता देंगे। और अदरवाइज अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि इस कार में बैठे हुए इंसान को दूसरी कार कैसी दिखाई देगी, तो हम उस कलवे को कार में भी बैठा देंगे। यानी कि बच्चों कुछ भी नहीं है पूरे चैप्टर में, सिर्फ रेफरेंस पॉइंट का खेल है और एक दो कंसेप्ट का खेल है। ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं मोशन के न्यूमेरिकल बिना इक्वेशन ऑफ मोशन के कैसे करने हैं, यानी कि बिना फॉर्मूला के कैसे करने हैं, वो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। और अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद देख लेना, आपको जरूर से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो बच्चों ये था रेफरेंस पॉइंट का गेम। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाए। बच्चों देखिए, मान लीजिए एक और कार थी, एक और कार है, दिस इज ऑल्सो कार। और इस कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा है वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। मान लीजिए वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है कितनी स्पीड से? वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है बच्चों, 20 किलोमीटर पर आवर से वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। और मान लीजिए सड़क पर एक अंकल है, वो जॉगिंग करते हुए जा रहे हैं आगे की साइड, ये जॉगिंग करते हुए जा रहे हैं 2 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर है, गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर बैठा है, गाड़ी के अंदर जो गाड़ी को ड्राइवर चला रहा है, तो उसको क्या लगेगा जब वो अंकल को देखेगा? तो वो क्या करेगा बताओ? इंसान यानी कि मानव, वो अपनी वेलोसिटी नहीं देख सकता, अपनी वेलोसिटी उल्टी करके इंजेक्ट करके देखता है, यानी कि वो 20 उल्टी करके इस अंकल के अंदर डालेगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअल में उसको क्या दिखेगा कि ये अंकल जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर से पीछे जा रहे हैं। लेकिन वो तब था जब रेफरेंस पॉइंट गाड़ी का ड्राइवर खुद था, यानी कि हमारा रेफरेंस पॉइंट मोशन में है। तो बच्चों अब देखो होगा क्या, अब हम यही चीज अगर हम सड़क पर खड़े हुए कलवे से पूछेंगे, कि कलवे बताओ ये अंकल कितनी स्पीड से चल रहे हैं, तो कलवा सीधा सीधा बोलेगा कि देखो भैया मुझे तो ये अंकल 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जाते हुए दिख रहे हैं, और जो गाड़ी में ड्राइवर बैठा है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि बच्चों रेफरेंस पॉइंट, इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी वाला भैया गलत बोला। हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट सही लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अलग अलग फ्रेम में बैठे हुए इंसान, गाड़ी में जो जा रहा है उसके लिए अलग कोई और दूसरी गाड़ी होगी, वो किसी और डायरेक्शन में जा रही होगी, उसके लिए ये अंकल अलग दिखाई देंगे। सड़क पर खड़े हुए कलवे के लिए यही अंकल अलग वेलोसिटी से चलते हुए दिखाई देंगे। यानी कि अलग अलग फ्रेम में बैठे हुए मानव के लिए, इंसान के लिए फिजिक्स जो दिखेगी वो अलग अलग होगी। इसीलिए हमारे लिए किसी भी क्वेश्चन में बिल्कुल सही फ्रेम ऑफ रेफरेंस का चुनाव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए बच्चों, आपको इस जो हमने रेफरेंस पढ़ा, इस रेफरेंस पॉइंट के बारे में इसकी एक और एप्लीकेशन बता देता हूँ। ये जो रेफरेंस पॉइंट है इसका यूज हम बताने में, पोजीशन बताने में भी करते हैं। ये जो रेफरेंस पॉइंट हमने पढ़ा इसका यूज होता है पोजीशन बताने के लिए। वो कैसे? मान लीजिए हमें किसी भी चीज की पोजीशन बतानी है, पोजीशन यानी कि कोई चीज कहाँ पर लोकेटेड है, तो उसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए। पहली चीज हमें चाहिए रेफरेंस पॉइंट यानी कि आरपी, रेफरेंस पॉइंट कहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लस हमें उसके साथ में चाहिए उस पोजीशन का रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस यानी कि कितनी दूर है, प्लस हमें चाहिए उसकी डायरेक्शन यानी कि वो कहां पर है, किधर है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए यहां पर कलवा बैटिंग कर रहा है, ये एक बैटिंग पिच है, दिस इज द बैटिंग पिच। यहां पर मान लीजिए ये बैटिंग एंड है और ये पवेलियन एंड है। ठीक है, यहां पर मान लीजिए ये कलवा जो है वो बैटिंग कर रहा है, इसके हाथ में ये बैट है, दिस इज द बैट, वो बैटिंग कर रहा है। और मान लीजिए उसने एक शॉट मारा, ये बैटिंग एंड है, बैटिंग एंड, ये बैटिंग एंड है, और ये वाला जो हम बात कर रहे हैं ये बॉलिंग एंड है।
मान लीजिए बैटिंग कर रहा है, किसी ने इसको बॉल डाली, इसने शॉट मारा और ये 2 मीटर पर जहां पर ये बैटिंग कर रहा है वहां से, देखिए सबसे पहले जो बैटिंग कर रहा है ये कलवा जो बैटिंग कर रहा है, ये कलवा ये हमने मान लिया क्या है, दिस इज आरपी। ठीक है, पहली चीज हमें पता चल गई। अब इसका कैच पकड़ा, कहां पर पकड़ा, वो हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस के लिए हमने मान लिया कि मान लीजिए कहीं पे 30 मीटर, 30 मीटर पर उसका किसी ने कैच पकड़ा, यानी कि जहां से वो बैटिंग कर रहा है 30 मीटर। अब 30 मीटर डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है जो इस 30 मीटर के सर्कल पे लाई करेगा, इजंट इट? यानी कि हमें अभी ये नहीं पता चलेगा, यानी कि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट भी है, डिस्टेंस भी है, पर अभी भी हम ये नहीं बता सकते कि इसका कैच कहां पर पकड़ा गया। वो लॉन्ग ऑफ पर हो सकता है, यानी कि जिधर मैंने ये एरो दिखाया ये लॉन्ग ऑफ पर हो सकता है, ये कहीं पे यहाँ पे लॉन्ग ऑन पर हो सकता है, ये जो जहां पर इसका कैच हुआ लॉन्ग ऑन पर हो सकता है, स्ट्रेट में हो सकता है, थर्ड मैन पे हो सकता है, कवर्स पे हो सकता है, दिस इज कवर्स अगर किसी को पिच की नॉलेज है, गली में हो सकता है, ये गली है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि इन पोजीशंस पे कहीं पर भी हो सकता है। इसका मतलब हमें अभी भी एग्जैक्ट पोजीशन का पता नहीं चल पाया, और वो पोजीशन का पता तब चलेगा जब हमें रेफरेंस पॉइंट, डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन होगी। अगर किसी ने बोल दिया कि वो डायरेक्शन है मान लीजिए टुवर्ड्स लॉन्ग ऑन, यानी कि यहां पर कोई फील्डर खड़ा होगा जिसने उस बॉल को कैच पकड़ा, यानी कि कैच पकड़ा गया लॉन्ग ऑन पर। ठीक है, तो बच्चों ये जो कैच लॉन्ग ऑन पर पकड़ा गया, हमें इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ी, यानी कि टुवर्ड्स लॉन्ग ऑन, यानी कि डायरेक्शन भी जब बता दी गई, यानी कि हमारे पास ये तीनों चीजों का पता चला, तो हम एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाए, यानी कि एग्जैक्ट पोजीशन पता कर पाए। तो रेफरेंस पॉइंट का यूज पोजीशन पता करने में भी होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। मोशन के टाइप्स कितने होते हैं, अलग अलग टाइप का। देखिए मोशन जो है एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस डिफिकल्ट, पढ़ने के लिए डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ने के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसके टाइप्स अलग अलग कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे सिंपल मोशन, और वो सबसे सिंपल मोशन है स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में कैसे, मान लीजिए एक सिंगल रोड है, वो रोड बिल्कुल स्ट्रेट है, और इस रोड पर ये जो कलवा है वो कलवा चल रहा है, आगे जा रहा है कलवा। ठीक है बच्चों, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, यानी कि कोई मोड़ नहीं लगेगा, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। वो आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, यानी कि सिर्फ एक लाइन के अकॉर्डिंग। हम इसे ऐसा भी मान सकते हैं, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, यानी कि सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है, या आगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर पीछे नेगेटिव एक्स एक्सिस, कोई मोड़ नहीं है, यानी कि इसको कोई टर्न नहीं लेना 90 डिग्री पे, कोई इधर ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, दाएं बाएं नहीं जाना, या तो सिर्फ आगे जाएगा या पीछे जाएगा, यानी कि अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन मोशन। अब हम बात कर लेते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। एक टाइप का मोशन ये भी होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कैसे होगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई एक सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए एक पार्क है जो सर्कुलर है, और उस पाथ के चारों तरफ मॉर्निंग में लोग आते हैं, और मॉर्निंग में लोग उस जो ये सर्कुलर पाथ है इसके चक्कर लगाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है और इसके चक्कर जो है वो लोग लगाने आते हैं, यानी कि मॉर्निंग वॉक। अब मान लीजिए कलवा आ गया, कलवा यहाँ पे आके मॉर्निंग वॉक कर रहा है, डेली पार्क का चक्कर लगा रहा है गोल गोल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एक सर्कुलर मोशन। इसका एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, सन, दिस इज सन। सन के चारों तरफ अर्थ जो है, ये अर्थ भी एक सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करती है। मान लीजिए दिस इज अर्थ, ये अर्थ है, और ये अर्थ भी एक सर्कुलर फैशन में इसके चारों तरफ ऑर्बिट करती है, यानी कि सन के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में घूमती है। एक थर्ड टाइप का मोशन आ गया रोटेशनल मोशन, रोटेशन। अब ये रोटेशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कि अर्थ जो है वो खुद की एक्सिस पर भी रोटेट करती है, यानी कि अपनी खुद की एक्सिस पर भी गोल गोल घूमती है, रोटेट करती है। ठीक है, आपने कभी बचपन में एक फिरकी चलाई होगी, फिरकी ऐसे छोड़ देते हो तो वो रोटेट होती रहती है, कोई इधर उधर ज्यादा हिलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो रोटेट कर रही है। इसका मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, लेकिन इवन देन इट इज इन मोशन, तो वो मोशन होता है रोटेशनल मोशन। एक फोर्थ टाइप का मोशन की हम और बात करते हैं, एंड दैट इज वाइब्रेशनल मोशन, यानी कि वाइब्रेशन। और ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा हम जब फोन को वाइब्रेट मोड पे रखते हैं तो फोन वाइब्रेट होता है, सिर्फ ना इधर हिलता है ना उधर हिलता है, सिर्फ वाइब्रेट होता है। लेकिन जब हम उसको अंदर डीप तक जाकर देखेंगे, यानी कि माइक्रो लेवल पर, तो हमें पता चलेगा उस फोन की जो बॉडी है, प्लास्टिक की बॉडी, उसके जो एटम्स है वो वाइब्रेट करते हैं,
यानी कि ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, इधर उधर ऐसे हिलते रहते हैं, यानी कि वो भी मोशन में है। लेकिन वाइब्रेशनल मोशन में एज सच पोजीशन में कोई परमानेंट चेंज नहीं होता, वो ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, तो ये हो गया एक वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है बच्चों, ये वाइब्रेशनल मोशन। तो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो हम मोशन को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मोशन की इमोशन क्या होगा? मोशन इज व्हेन position of an object changes continuously with respect to रेफरेंस पॉइंट। यानी कि हमने जो रेफरेंस पॉइंट लिया उसके रिस्पेक्ट में अगर वो पोजीशन चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली, देन वी कैन से दैट बॉडी इज इन मोशन। और वो रेफरेंस पॉइंट हम कहाँ लेंगे? वो रेफरेंस पॉइंट हम लेंगे स्टेशनरी, यानी कि जो खड़ा है। ठीक है बच्चों, और अभी हमने थोड़ी देर पहले जब हम वो चीजें पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने बात की थी कि कलवा जो था वो सही आंसर बता पा रहा था, क्योंकि कलवा कहां पर खड़ा था? ये कलवा खड़ा था सड़क पर, इजंट इट? तो वो जब सड़क पर खड़ा था तो वो सारे आंसर कैसे दे रहा था? बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा था, बिल्कुल सही आंसर दे रहा था। तो ये हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, एंड रेफरेंस पॉइंट शुड बी स्टेशनरी। रेफरेंस पॉइंट हमारा स्टेशनरी होना चाहिए, यानी कि धरती पे होना चाहिए, ग्राउंडेड होना चाहिए, तो वो होगा हमारा मोशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन को समझने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन में। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। और स्ट्रेट लाइन मोशन में हम बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन में हम बात करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस की। कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? तो बच्चों डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ कैसे, वो मैं अभी आपको समझाता हूं। एक्चुअल पाथ लेंथ, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ। मान लीजिए बच्चों ये कलवा है, ये कलवा जो है वो ट्रेवल करता है, कहीं पे चल के जा रहा है। ये मान लीजिए चल रहा है, एक स्ट्रेट पाथ पर चला और हमने इसको बोल दिया। अब पहले मैं आपको एक डायरेक्शंस बता देता हूं। मान लीजिए इधर ईस्ट है, ऊपर की साइड नॉर्थ डायरेक्शन है। पेपर पे जब डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए हमने सबसे पहले माना कि ये जो कलवा है ये 5 मीटर ईस्ट चलता है, 5 मीटर ईस्ट, यानी कि इस साइड, यानी कि वो मान लीजिए यहां पे आकर रुक गया, 5 मीटर चला। ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, दिस इज इनिशियल पोजीशन, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। और ये 5 मीटर ईस्ट आया, यानी कि यहां पर आकर रुक गया। अब 5 मीटर ईस्ट चलने के बाद मान लीजिए ये नॉर्थ की साइड टर्न करता है, नॉर्थ मतलब ऊपर की साइड, और 4 मीटर ऊपर की साइड चल देता है, यानी कि ये मान लीजिए 4 मीटर इधर चला गया नॉर्थ में, पहले ईस्ट में चला, एंड देन दिस इज 4 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर नॉर्थ में चला गया। फिर अगेन ये टर्न करता है और 3 मीटर साउथ में आता है, सॉरी 3 मीटर वेस्ट में आता है। तो 3 मीटर जब ये वेस्ट में आया, वेस्ट डायरेक्शन में आया, मान लीजिए यहां पर आ गया 3 मीटर वेस्ट, और ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन। तो ये अगर इसकी फाइनल पोजीशन है, ये अगर इनिशियल पोजीशन है, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी कि जो इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि जो इसका डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 5 मीटर ईस्ट चला पहले, फिर 4 मीटर नॉर्थ प्लस 4, देन 3 मीटर वेस्ट प्लस 3, यानी कि 5 प्लस 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, एक्चुअल पाथ लेंथ। अब हम बात करते हैं बच्चों, देखो डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये तो हुआ डिस्टेंस, अब हम बात करेंगे एक और टर्म, एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट। दिस इज सेकंड टर्म जो इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन मोशन और किसी भी टाइप का मोशन समझने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्टेंस था एक्चुअल पाथ लेंथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होती है दैट इज स्ट्रेट line distance, straight line distance between initial and final position, initial and final position। ठीक है बच्चों, देखो कैसे। मान लीजिए ये कलवा था, वापस से वही चीज लेके मैं आपको समझा देता हूं। ये कलवा था एंड ही वॉज गोइंग मूविंग। मान लीजिए पहले वो क्या हुआ, इट ट्रेवल्स 5 मीटर मान लीजिए पहले वो चला ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट वो चला। ठीक है बच्चों, 5 मीटर ईस्ट चलने के बाद वो टर्न करता है नॉर्थ की साइड और वो ट्रेवल करता है 4 मीटर नॉर्थ,
4 मीटर नॉर्थ ट्रेवल करने के बाद वो वेस्ट डायरेक्शन में चलता है, टर्न करता है, और वो चलता है टोटल डिस्टेंस 2 मीटर, 2 मीटर ईस्ट, सॉरी वेस्ट। तो बच्चों ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन, यहां से इसने स्टार्ट किया था, दिस इज इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। ये इसकी दो पोजीशन हो गई। तो अगर हम इस सेम क्वेश्चन में अगर हम डिस्टेंस देखें, तो अभी हमने जो बात की थी उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितना होगा बताइए, 5 + 4 + 2 यानी कि एक्चुअल पाथ लेंथ, एंड दैट विल बी इक्वल टू 11 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों जो होगा वो होगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, यानी कि दिस वन। अगर हम फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो वो जो स्ट्रेट लाइन का जो जितनी भी लेंथ होगी दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इसको ऐसे यहां से जोड़ दूं तो ये टोटल डिस्टेंस कितना था, 4 मीटर, यानी कि ये 4 आ जाएगी लेंथ। 2 मीटर इसने ट्रेवल कर लिया, टोटल 5 मीटर था, 2 मीटर ये हो गया, तो बचा हुआ कितना हो गया, ये 3 मीटर हो गया। तो अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी है तो हम देखो पाइथागोरस लगा सकते हैं, और पाइथागोरस से जब ये L निकालोगे तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू L इज इक्वल टू √9 + 16, दैट मीन्स L इज इक्वल टू 5 मीटर, यानी कि √25 मीटर आया था, यानी कि 5 मीटर। यानी कि टोटल जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 5 मीटर आएगी, यानी कि देखिए डिस्टेंस से कितना ज्यादा कम है। ठीक है बच्चों, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी बराबर नहीं आ सकते, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं। अगर ये जो कलवा था, कलवे ने अगर सारा डिस्टेंस सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रेवल किया होता 12 डिस्टेंस, तो ये फाइनल पोजीशन होती, यहाँ पे कहीं पे फाइनल पोजीशन होती। तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वही स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी था बिटवीन फाइनल और इनिशियल पोजीशन, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते, दोनों होते 11 मीटर। ठीक है बच्चों, अब इसी चीज को मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, वन मोर एग्जाम्पल। मान लीजिए बच्चों एक फ्लाइट है, एक एरोप्लेन है, दिस इज एन एरोप्लेन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये एक एरोप्लेन है जो दिल्ली से जाता है जयपुर। ये मान लीजिए ये एक एरोप्लेन है, इसको दिल्ली से जाना है जयपुर, यहाँ पर दिल्ली से लेकर इसको जयपुर जाना है, यानी कि जयपुर जो है वो फाइनल डिस्टेंस है। तो दिल्ली से जब जयपुर ये प्लेन जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, क्योंकि वहां पे तो कोई सड़क का डिस्टेंस फॉलो करना नहीं है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल जाएगा। अब मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो था दिल्ली और जयपुर के बीच में ये था 150 किलोमीटर। इसका मतलब इस प्लेन वाले केस में टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 150 किलोमीटर। और जो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि इनिशियल पोजीशन क्या था, इनिशियल पोजीशन था दिल्ली और फाइनल पोजीशन था जयपुर, यानी कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट भी हमारा कितना होगा 150 किलोमीटर, यानी कि इस केस में डिस्टेंस प्लस डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कितने आ जाएंगे 150 किलोमीटर। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं एक कार भी है, जो मान लीजिए एक वैन है, वैन वाले भैया या ट्रक वाले भैया मान सकते हो, वो भी ट्रेवल करते हैं दिल्ली से जयपुर, लेकिन वो घूम घूम कर किसी रास्ते से जाते हैं, और जो वो जयपुर पहुंचते हैं तो वो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करते हैं, टोटल जो एक्चुअल पाथ लेंथ जो होती है उनकी डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस मान लीजिए उन्होंने ट्रैवल किया 250 किलोमीटर, यानी कि उनका डिस्टेंस 250 किलोमीटर होगा। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। लेकिन इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट यानी कि स्ट्रेट पाथ, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा बताइए, वो सेम होगा 150 किलोमीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस केस में हो जाएगी 150 किलोमीटर। तो आप समझ सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। और अगर नहीं हुआ तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा दूंगा, चलिए बता देते हैं। मान लीजिए कलवा है, आज कलवे का मन है जॉगिंग करने का, और वो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। दिस इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कल है, एक सर्कुलर पार्क, मान लीजिए सर्कुलर पार्क में कलवा घूम रहा है। ये रहा कलवा, ये जॉगिंग कर रहा है, मान लो जॉगिंग कर रहा है, ये भाग रहा है, ठीक है। अब ये जब ये जॉगिंग कर रहा है तो जॉगिंग करते करते ये इसने एक चक्कर मान लीजिए पूरा किया, पार्क बहुत बड़ा था, ये पूरा एक चक्कर पूरा कर पाया, ठीक है, एक चक्कर पूरा कर पाया। अब मान लीजिए इस जो ये पार्क है, इसके जो सर्कल है, ये पूरा सर्कुलर सरकमफ्रेंस जो है, इसकी रेडियस मान लेते हैं, इसकी रेडियस मान लिए 49 मीटर है, ठीक है। तो इसने एक चक्कर लगाने में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा बताइए। डिस्टेंस होगा इसकी टोटल सरकमफ्रेंस यानी कि 2πr, यानी कि 2 × 22/7 × r यानी कि 49, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, यानी कि 14 × 22, तो ये आ जाएगा 308 मीटर, यानी कि इसने 308 मीटर जो है इसका ये टोटल डिस्टेंस है।
लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, सेम क्वेश्चन में अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा। देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अगर बात करेंगे तो अगर उसकी हम इनिशियल फाइनल पोजीशन में हमें टोटल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पता लगाना है, और अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन हम देखें तो उसने इसी पॉइंट से शुरू किया, इसी पॉइंट पर खत्म कर दिया, यानी कि जो इनिशियल पोजीशन है वही फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस बना सकते हैं। एक डिफरेंस टेबल बना देते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में अगर डिफरेंस बनाना हो, पहली चीज हम लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? जिनके पास वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, एज वेल एज उनके पास डायरेक्शन भी होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमें बोलना है डिस्प्लेसमेंट, अगर हमें किसी चीज की बतानी है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, मान लीजिए नॉर्थ की डायरेक्शन में है तो हमें बताना पड़ेगा, मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 5 मीटर। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट लिखनी है तो डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे 5 मीटर नॉर्थ, यानी कि हमें इसके साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस होता है एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर वो होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपने कभी देखा भी होगा, हम पूछते हैं कि भाई दिल्ली और जयपुर के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो हम बोलते हैं सीधा सीधा बोल देते हैं कि रोड डिस्टेंस जो है वो 250 मीटर है, यानी कि इसके साथ सिर्फ 250 किलोमीटर है, हम इसके साथ किसी भी डायरेक्शन का यूज नहीं करते। ठीक है बच्चों, चलिए, और दूसरा डिफरेंस मैं आपको एक और बता देता हूं। दूसरा डिफरेंस एक ये हो सकता है कि बच्चों डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई बॉडी चलना स्टार्ट कर देती है, चलना स्टार्ट करने के बाद, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में आपने कलवे को देखा, कलवे ने चलना स्टार्ट कर दिया, यानी कि चलना स्टार्ट करने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो सकती है। लेकिन अगर कोई चीज एक बार चलना स्टार्ट कर देती है, यानी कि डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट कर देती है, तो वो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। एक और चीज हम बात करेंगे, एंड दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म मोशन ध्यान से सुनना, यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। जैसे कि हम समझ सकते हैं, मान लीजिए कलवा है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर जा रहा है और वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्पीड, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, उसने मूव करना स्टार्ट किया। तो बताइए 1 सेकंड में कितना चलेगा? 1 सेकंड में वो चलेगा 5 मीटर। ठीक है बच्चों, अब 1 सेकंड में 5 मीटर चला, अब वो यहां पर पहुंच गया। 5 मीटर चलने के बाद 1 सेकंड में उसकी स्पीड अभी भी 5 मीटर पर सेकंड है, अभी भी उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, यानी कि सेकंड की अगर हम बात करें तो वो अगली 1 सेकंड में वापस से कितना चलेगा? वो वापस से 5 मीटर चलेगा। यानी कि ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, नो मैटर टाइम इंटरवल कितना लेंगे। हम जब 1 सेकंड का टाइम इंटरवल ले रहे हैं तो भी डिस्टेंस हमारा 5 मीटर आ रहा है। अगर हम 2 सेकंड्स का इंटरवल लेंगे तो टोटल डिस्टेंस 10 मीटर आ जाएगा, यानी कि हर 2 सेकंड में वो 10 मीटर चलेगा। यानी कि टाइम इंटरवल कितना भी हो, कम हो ज्यादा हो, लेकिन जो इक्वल टाइम इंटरवल में वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? इक्वल ट्रेवल करेगा। यानी कि इसका कुछ देखो ग्राफ बना देते हैं। ये एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं टाइम, और वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर में मेजर करना, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। यानी कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए 1 सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में 1 सेकंड में कितना चल रहा था? वो 5 मीटर। 2 सेकंड में कितना चल रहा था? 10 मीटर। ऐसे ही 3 सेकंड में कितना चलेगा? 15 मीटर। तो इसी तरीके से अगर हम इन सभी पॉइंट्स को, अगर हम इन सभी पॉइंट्स को मिला दें और सभी पॉइंट्स को मिलाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बनाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्म। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म वो होता है व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस
अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यानी कि हर एक सेकंड में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। वैसे तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, इसका एक एग्जांपल है फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। इसका जो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी है, इसका कंसेप्ट हम बाद में ट्रेवल करेंगे, बाद में समझेंगे कि कैसे होता है। लेकिन अभी समझ लीजिए, मान लीजिए अगर हमने किसी चीज को हमने ऊपर से छोड़ा तो वो 1 सेकंड में ट्रेवल करती है, मान लो 5 मीटर। अगली दूसरी सेकंड में वो ट्रेवल करती है 15 मीटर। अगली थर्ड सेकंड में वो ट्रेवल करती है 25 मीटर। यानी कि आप देखिए, हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में हम एक एक सेकंड को कंसीडर कर रहे हैं। पहले हमने फर्स्ट सेकंड को कंसीडर किया, फिर हमने सेकंड को कंसीडर किया, फिर हमने थर्ड सेकंड को कंसीडर किया। यानी कि टाइम इंटरवल हमारा कांस्टेंट है, लेकिन हमारा डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो बढ़ रहा है। पहली सेकंड में 5 मीटर, दूसरी सेकंड में 15 मीटर और तीसरी सेकंड में 25 मीटर। और जब हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनता है, यानी कि कर्व की फॉर्म में। यानी कि अगर हम किसी नॉन यूनिफॉर्म में डिस्टेंस और टाइम ट्रेवल में अगर हम कोई ग्राफ बनाएंगे तो वो कर्व आएगा। वो कर्व ऐसा हो सकता है, अगर टाइम जो है वो हर सेकंड में टाइम ट्रेवल जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अगर वो टाइम ट्रेवल कम हो रहा है, मान लीजिए पहली सेकंड में ट्रेवल किया 20, दूसरी सेकंड में ट्रेवल किया 5, तीसरी सेकंड में ट्रेवल किया 1, तो ये कर्व जो है वो उल्टा ऐसे करके बन जाएगा। तो ठीक है, वो डिपेंड करता है, वो जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे तब उस चीज में ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और बच्चों इसके बाद वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में, एंड वी विल टेक द पोर्शन ऑफ ग्राफ्स आल्सो इन पार्ट 2 ऑफ द मोशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू वॉच सेकंड पार्ट। थैंक यू।